प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में 2023 के अनसॉल्व्ड पेपर को हल करेंगे, जिसका पहला सेट 324 AX दिया है। इस सेट का देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देख रहे हैं, पहले का नंबर दिया है, अवकल समीकरण d² इक्वल टू y प्लस dy बाई dx की घात 1/5 का घात होगा। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण को करड़ी मुक्त करेंगे। इसमें करड़ी 1/5 जो घात लगी है इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमको दोनों ओर 5 घात करना होगा, और यदि हम दोनों ओर 5 घात कर देते हैं तो यही प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। पहले का यदि हम का नंबर देख रहे हैं, समीकरण है d² अपान dx² इक्वल टू y प्लस dy बाई dx की घात 1/5। यदि इसमें हम करड़ी का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम दोनों ओर की 5 घात कर देंगे। दोनों ओर की 5 घात करने पर दोनों ओर की 5 घात करने पर दोनों ओर की यदि हम 5 घात करेंगे तो देख रहे हैं d² अपान dx² d² अपान dx² की घात 5 इक्वल टू देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में 5 घात करने पर 5 कट करके मिल जाएगा y प्लस dy बाई dx। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्योंकि पूछ रहा करड़ी की घात होगा तो इस अवकल समीकरण की घात का मान निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं, अवकल समीकरण की घात हमारा जो उच्च कोटि का अवकलज होगा, अर्थात अवकल समीकरण में, तो देख रहे हैं कोटि इसकी d² अपान dx² से देख रहे हैं 2 मिल रही है, और अधिकतम कोटि की जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसलिए इस दिए हुए प्रश्न में घात बराबर 5 होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, देख रहे हैं 5 हमारा विकल्प नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रश्न में घात बराबर 5, तो विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं, पहले का खा नंबर दिया है। पहले के खा नंबर में निम्नलिखित में से cos² x का देख रहे हैं समाकलन का मान होगा। इसमें cos² x का हमको देखना है कि समाकलन क्या होगा, ये हम निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का खा, 1 के खा में हम देख रहे हैं दिया है cos² x dx, इसका मान पूछ रहा है। तो यदि हम cos² x को हम जानते हैं, फार्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos² x माइनस 1। इस फार्मूले से यदि हम cos² x का मान निकालें तो -1 पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस cos 2x अपान 2 इक्वल टू मिल जाएगा cos² x का मान। अब इस cos² x में रख देंगे तो यही हमारा प्रश्न बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx। देख रहे हैं 1/2 अचर है, बाहर कर लेंगे। फिर यदि हम समाकलन करते हैं, 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो x मिल जाएगा प्लस cos 2x का समाकलन sin 2x अपान 2 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, विकल्प में यदि 1/2 का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो देख रहे हैं इसी का मान मिल जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं x/2 प्लस 1/4 sin 2x, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसका विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद हम गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में फिर देख रहे दिया है, पहले का गा नंबर है क्या सदिशों 2i प्लस जे प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण होगा।
तो यदि दोनों सदिशों को के बीच का कोण हमको निकालना है तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। अगर दो सदिश ए और बी हैं तो बीच का कोण निकालने के लिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगाते हैं। तो इस फार्मूले से पहले सदिश को हम वेक्टर ए मान लें और दूसरे सदिश को वेक्टर बी। तो देख रहे हैं यही प्रश्न हमारा बन जाएगा। मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू प्रश्न नंबर 1 का गा पहला सदिश है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी इक्वल टू मान लेते हैं 3i माइनस 2j प्लस k। दोनों के बीच का कोण निकालना है। हम जानते हैं a डॉट बी वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इससे यदि हम कॉस थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा ए डॉट बी अपान ए बी। पहले हम ए डॉट बी अर्थात दोनों में आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ और के का गुणा के के साथ कर देते हैं। तो देख रहे हैं 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस 1 और 2 का गुणनफल 2 मिल जाएगा प्लस 3 और 1 का गुणनफल 3 बटे ए तात्पर्य है ए का मापांक। यदि हम ए का मापांक लिखें तो अंडर रूट देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी इसका स्क्वायर निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 6 3 9, 9 से 2 घटाएंगे 7 मिल जाएगा और बटे में देखें 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14 और दूसरा 9 4 13 1 14 तो अंडर रूट 14 गुणा करेंगे 14 मिल जाएगा। सरल करते हैं 7 1 कम 7 7 दुनाई 14 तो बराबर 1/2 मिलता है। देखें कॉस थीटा बराबर 1/2। 1/2 यदि हम देखें तो काश में 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। और यदि हम विकल्प में देखें तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में सेकंड नंबर में 60 अंश दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का सेकंड पार्ट सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद घ नंबर में देखने दिया है क्या यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हों तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। अगर दो समुच्चयों में यम और यन अवयव हों तो फिर ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर यम इंटू यन। तो इसमें देख रहे हैं हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। तो प्रश्न नंबर 1 का घा, 1 के घा की बात करें तो 1 के घा में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का घा पूछा है परिमित समुच्चयों ए और बी में अवयव क्रमशः यम और यन है। ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर ए से बी में संबंधों की संख्या ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर मिलेगी 2 की घात यम यन, जो कि विकल्प नंबर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रकार से विकल्प सेकंड सही है। इसके बाद देख रहे हैं अंगा पार्ट में दिया है क्या यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 2 3 4 तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 के अंगा पार्ट में दिया है 1 का अंगा पार्ट है, 2 समुच्चय दिए हैं। समुच्चय ए का अवयव है 1 2 3 और समुच्चय बी में 2 3 4। तो निम्न में से ए से बी में फलन होने के लिए हम जानते हैं आवश्यक है ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। तो पहले विकल्प में देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है और 1 का संबंध ही 3 से कर दिया है। तो
तो इसलिए पहला ये हमारा फलन नहीं होगा क्योंकि एक ही दो अवयवों से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड में एक का संबंध 3 से है, दो का संबंध 4 से है, लेकिन देख रहे हैं डोमेन का अवयव 3 से डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। थर्ड में देखें एक का संबंध 3 से है, दो का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है, अर्थात डोमेन का प्रत्येक अवयव से डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और चौथे की बात करें तो 3 ही देख रहे हैं 2 से है और 3 ही 4 से संबंधित है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी सही नहीं होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का पार्ट में है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2, तो x बराबर 2 पर संतत फलन है। हमको इसमें संतत फलन सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं दिया हुआ फलन है प्रश्न नंबर 2 का। तो देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 2 के का में प्रश्न नंबर 2 का तो प्रश्न नंबर 2 का फलन दिया है f(x) इक्वल टू फलन f देख रहे हैं f(x) इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3, कह रहा यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2, हमको x बराबर 2 पर संतत होने की जांच करना है। तो देख रहे हैं x बराबर 2 पर हम फलन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, साथ ही फलन की वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों मान समान हो जाते हैं तो फिर दिया हुआ फलन x बराबर 2 के लिए सतत होगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, देख रहे हैं 2 पर निकालेंगे तो 2 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस h)। तो यहां पर मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 2 प्लस h, जहां h टेंड्स टू 0 अर्थात h 0 के बहुत समीप है। तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन हमारा f(x) इक्वल टू बन जाता है f(2 प्लस h)। इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो देख रहे हैं इसके अनुसार दिया हुआ प्रश्न बन जाएगा f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस h), देख रहे हैं 2 से बड़ा हमारा ये दूसरा फलन है। तो इस दूसरे फलन में हम x के स्थान पर 2 प्लस h का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं x इक्वल टू 2 प्लस h है, तो जहाँ x लिखा है तो वहाँ 2 प्लस h रख लेंगे। 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करने पर 2 प्लस h के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 और सरल करते हैं। देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का मान देख रहे हैं 5 मिलता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यदि हम निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h)। तो यहाँ पर भी कंडीशन हमारी मान लेंगे, माना x इक्वल टू 2 माइनस h, जहाँ h टेंड्स टू 0 होगा
और ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन देख रहे हैं 2 से कम, तो 2 से कम देख रहे हैं पहला फलन है, पहले फलन का प्रयोग करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच में देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो एक्स के स्थान पर 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करने पर 2 माइनस एच के स्थान पर 0 का होल क्यूब माइनस 3, तो 2 माइनस 0 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 बराबर देख रहे हैं 5 मिल जाएगा। अब हम फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। फलन की वैल्यू के लिए देख रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं, तो f2 का मान निकालेंगे। f2 इक्वल टू देख रहे हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो x का मान जब 2 से छोटा या 2 के बराबर है तो इस पहले फलन का प्रयोग होगा, तो रख देंगे 2 का होल क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब जानते हैं 8, 8 माइनस 3 बराबर 5। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मान भी देख रहे हैं 5 मिला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 5 और फलन की वैल्यू भी 5 मिलती है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर फलन संतत है। यही हमको सिद्ध करना था। इसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। खा नंबर देख रहे हैं स्टार अंकित है, तो स्टार लगे हुए प्रश्न पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, तो ये प्रश्न हमारा इस समय पाठ्यक्रम में नहीं है। अब हम देखते हैं गा नंबर, तो देख रहे हैं दूसरे का गा नंबर दिया है। दूसरे के गा में प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल टू f2 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन if सच दैट n टू n आच्छादक है परंतु एकैकी नहीं है। तो ये प्रश्न हमको सिद्ध करना है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का गा पार्ट। तो प्रश्न नंबर 2 का गा वैल्यू देख रहे हैं दी हुई है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 और साथ ही कह रहा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन है fx इक्वल टू x माइनस 1। ये उस कंडीशन में होगा यदि x इज ग्रेटर देन 2 और इफ सच दैट n टू n, इसको दिखाना है कि ये आच्छादक है परंतु एकैकी नहीं है। इफ सच दैट n टू n, तो देख रहे हैं f1 की वैल्यू 2 है, f1 f2 दोनों का मान 1 के बराबर है और 2 से बड़े मान के लिए फिर ये हमारा फलन दिया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं फलन fx इक्वल टू x माइनस 1, यदि हम 2 से बड़ा अर्थात 3 मान लेते हैं तो x बराबर 3 पर, यदि हम x बराबर 3 पर निकालें तो देख रहे हैं x बराबर 3 पर मिल जाएगा f3 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। f4 निकालेंगे तो देख रहे हैं दिए गए फलन में x के स्थान पर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। f5 निकालेंगे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इस प्रकार से ये सारे मान मिल जाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है, देख रहे हैं डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर से है और शेह डोमेन भी नेचुरल नंबर से है। तो इसको यदि हम चित्र के माध्यम से देखें, डोमेन और शेह डोमेन दोनों नेचुरल नंबर से हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं एक का प्रतिबिंब एक ही है, एक एक से संबंधित है और इसके बाद 2 का प्रतिबिंब भी एक ही बन रहा है। इसके बाद 3 का प्रतिबिंब 2 मिलता है, 3 का प्रतिबिंब देख रहे हैं 2 है, 3 माइनस 1 2 मिला है और इसके बाद 4 का प्रतिबिंब 3 मिलता है और 5 का प्रतिबिंब देख रहे हैं 4 मिला है। इस प्रकार से डोमेन का देख रहे हैं प्रत्येक अवयव
सह डोमेन के किसी न किसी अवयव से रिलेटेड हो जाएगा, अर्थात सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो यह सिद्ध करता है कि दिया हुआ फलन आच्छादक है, चूंकि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए यह आच्छादक फलन है। अब हम एकाएकी की जांच करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं डोमेन के दो अवयवों का प्रतिबिंब समान है, एक का प्रतिबिंब भी एक मिलता है और दो का प्रतिबिंब भी एक है, जबकि एकाएकी होने के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रत्येक भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, क्योंकि डोमेन के अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब समान है। इसलिए यह एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घ पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घ पार्ट है, कह रहा है 2Pa। तो प्रश्न नंबर 2 का घ, 2 के घ में देख रहे दिया है 2Pa इक्वल टू Pb इक्वल टू 5/13। तो कह रहा Pa/B इक्वल टू 2/5, Pa/B इक्वल टू 2/5। हमको Pa यूनियन B का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2Pa इक्वल टू 5/13 है, तो इससे हम Pa का मान निकाल लें। तो Pa का मान मिल जाएगा 5 बटे, देख रहे हैं 2 बटे में मिलेगा, 13 दूनी 26, और Pb 5/13 दिया ही है, Pa/B 2/5 है। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला है Pa/B इक्वल टू होता है Pa इंटरसेक्शन B/Pb। इस फार्मूले से हम Pa इंटरसेक्शन B का मान निकाल लेंगे। Pa इंटरसेक्शन B बराबर अगर लिखें तो देख रहे हैं ये Pb इसके साथ गुणा में मिल जाएगा, Pa/B इंटू Pb, दोनों का मान रख देते हैं। Pa/B देख रहे हैं 2/5 है, इंटू Pb का मान 5/13 है। सरल कर लें, 5 5 कैंसिल होकर के 2/13 मिल जाएगा। अब हमको Pa यूनियन B का मान निकालना है। तो Pa यूनियन B का फार्मूला है, Pa यूनियन B बराबर होता है Pa प्लस Pb माइनस Pa इंटरसेक्शन B। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। Pa देख रहे हैं Pa का मान है 5/26 प्लस Pb का मान है 5/13 माइनस Pa इंटरसेक्शन B का मान है, देख रहे हैं Pa इंटरसेक्शन B हमने निकाला 2/13। अब इसका हम लासा लेकर के सरल कर लेंगे। यदि लासा लेते हैं, देख रहे हैं लासा 26 मिल जाएगा, 26 एकम 26 5 मिल गया, प्लस 13 दूनी 26 2 पंचे 10 माइनस 13 दूनी 26 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से 10 5 15, 15 से 4 घटा देंगे 11, तो 11/26 इस प्रश्न का अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट। 2 के अंगा में दिया है कि असमीका 8x + 4 इज लेस देन 7x + 8 को हल कीजिए।
तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट। तो इस प्रश्न नंबर 2 के अंगा पार्ट में देख रहे हैं समीकरण दी है 8x+4 इज लेस देन 7x+8 और इसको हमको हल करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट। 2 के अंगा पार्ट में असमीका 8x+4 इज लेस देन 7x+8 इसको हल करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें 8x और 7x भी पक्षांतर करके लाएंगे, माइनस में मिल जाएगा। इज लेस देन 8 और इस 4 का पक्षांतर करेंगे -4, 8x से 7x घटाएंगे तो मिल जाएगा x। x इज लेस देन 8 से 4 घटाते हैं 4 मिल जाएगा। तो यही इस असमीका का हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले अंक में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।